हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चली रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया था बोर्ड की तरफ से, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन से। 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे कितने, तो 8 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो क्वेश्चन 4 रहेगा, जिसमें से कोई भी आपको 2 बनाना है। मतलब 2 क्वेश्चन बनाइए और आपके 8 नंबर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 4 क्वेश्चन रहेगा। 2 रहेगा आपका गद्य खंड से क्वेश्चन और 2 रहेगा काव्य खंड से क्वेश्चन। तो आपको जो भी मन हो 4 में से 2 बस बना लीजिएगा। 2 बना लिया, आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन है। इसका आंसर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, जैसे कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का श्रेयंथ है यह सब। अगला क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया छौना मेरा, मैं असहाय बेबस बैठी रही, उठ गया छौना में मेरा, छौना मेरा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है ये। अगला क्वेश्चन है, आशामय लाल किरणों से अंधकार, चीरता मित्र सा स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। 4 क्वेश्चन है। इस 4 में से कोई भी अगर 2 बना देते हैं आप लोग, अगर आपके बोर्ड एग्जाम इसी तरह से 4 क्वेश्चन रहेंगे, अगर 4 में से कोई भी 2 बना लेते हैं, 8 नंबर आपके ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला समझ गए थे। क्वेश्चन पहला था हमारा कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। पहला एक क्वेश्चन था, इसको व्याख्या करना है। तो लिखना कैसे है, हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से ही लिखना है। क्वेश्चन कुछ भी हो उसमें सिर्फ आप ये बदल दीजिएगा और लेखक का नाम बदल दीजिएगा। तो फॉर्मेट यही रहना चाहिए। इसी तरीका से आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, अगर काव्यांश हो तो काव्यांश लिख दीजिएगा। जैसे कि आदमी यथार्थ को जीता यथार्थ को रचता भी है, इसका मतलब हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के मलयज के द्वारा लिखी गई शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से लिया गया। इस तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। मतलब हर एक क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन तो आपको बनानी है, इस मतलब दोनों क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। ठीक है ना, फॉर्मेट यही रहना चाहिए। इसमें आप क्या बदल सकते हैं, तो गद्यांश अगर के जगह पर काव्यांश का क्वेश्चन होगा तो काव्यांश लिख सकते हैं। मलयज के जगह पर कोई और लेखक होगा उनके बारे में लिख सकते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर के जगह पर कोई और चैप्टर होगा तो वो लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन समझ गए थे कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो ये तो समझ गए कि मलयज के द्वारा लिखी गई शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से लिया गया। लेखक का विश्वास है कि मनुष्य केवल यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि उसकी रचना भी करता है। लेखक जो है मलयज, इनका क्या विश्वास है कि मनुष्य न केवल यथार्थ को जीता ही नहीं है बल्कि उसकी रचना भी करता है। मतलब भाव यह है, मतलब इसका मतलब क्या, ये तो समझ गए कि मनुष्य यथार्थ को जीता नहीं बल्कि उसकी रचना भी करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं ही करनी पड़ती है। हमें अपने आसपास के संसार की जो रचना है वो हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। मनुष्य यथार्थ को जीता नहीं स्वयं रचता भी है, यानी उसे अपनी सहायता अपने मदद खुद करना पड़ता है। अपने आसपास संसार की रचना स्वयं करनी पड़ती है। यथार्थ की रचना सामाजिक दृष्टि से एक नैतिक कर्म है। यथार्थ की जो रचना है ये सामाजिक दृष्टि से यानी समाज की दृष्टि से एक नैतिक कर्म है, यानी कि काम है। समझ गए आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक मलयज के द्वारा लिखी गई शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से लिया गया है। लेखक का विश्वास है कि मनुष्य केवल यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि उसकी रचना भी करता है। भाव यह है, यानी मतलब यह है कि हम अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं ही करनी पड़ती है। हमें अपने संसार के लिए अपनी रचना खुद ही करनी पड़ती है। यथार्थ की रचना सामाजिक दृष्टि से एक नैतिक कर्म है। पहला क्वेश्चन समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निर्धन कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मूल नहीं है, निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है। क्वेश्चन समझ गए। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया, तो ये लिया गया जूठन चैप्टर के, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। समझ गए ना, कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं, मतलब कितना क्रूर समाज है यह, जहाँ की श्रम का कोई मूल नहीं है, यानी कि हम मेहनत जो करते हैं उसका कोई मूल ही नहीं है, उसका कोई भाव ही नहीं है जितना हम मेहनत करते हैं। निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है, यानी उनका मतलब वो जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं उनका ये षड्यंत्र है कि हम पर हमें गरीबी हम रहे ताकि उनका काम हमेशा करते रहे। ये ऐसा कहना चाहते हैं लेखक। ठीक है ना, निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है ये कि हमें हमारा श्रम का मूल नहीं दे, हम निर्धन ही रहे और वो हम पर शासन करते रहे। तो ये लेखक कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए। अब इसका आंसर देखिए। आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, अब लिखिएगा ना तो अपने आप हो जाएगा आपसे। कहानी की तरफ बस आपको याद रखना है। ठीक है ना, सेम टू सेम यही लाइन लिखना ही नहीं है आप लोगों को। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप खुद सोचिए रटना चाहें कितना आप रटिएगा, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलिए आप समझ भी गए,
लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहिएगा नहीं हम रट लेते हैं 10-20 क्वेश्चन, लेकिन 10-20 क्वेश्चन तो है नहीं, 10 इसमें 10 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे इस 2 नंबर के, जिसमें से कि आपको 5 बनाना है। तो सोचिए जब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे 2 नंबर के, तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो ये पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो 5 सब्जेक्ट में तो 500 क्वेश्चन हो गए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप 500 याद भी कर लिए रट भी लिए, 500 क्वेश्चन रट भी लिए, हो सके उसमें से आए ही नहीं तो क्यों, इसीलिए बोलते हैं रट लिया, कहीं एक वर्ड भूल गए तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए रटना तो है ही नहीं, समझ गए ना, सिर्फ आपको समझना है। समझ जैसे ही जाइएगा ना तो आपको अपने आप से हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये समझ ही रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ आपको याद रखना है, समझ लिया बात खत्म नहीं होगा। आपको देखिए किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का एक ही फार्मूला होता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या पहला का एग्जाम हो, 10वां का एग्जाम हो, 12वां का एग्जाम हो, कोई भी क्लास का एग्जाम हो, सबका फार्मूला एक ही होता है। और फार्मूला क्या है कि कम पढ़ना और उसको ज़्यादा रिवीजन करना, या फिर समझना और उसको रिवीजन करना, समझना और रिवीजन करना, ये जो एक बार समझना और उसको बार बार रिवीजन करना, ये होता है मेन फार्मूला किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, ठीक है। या कोई लोग क्या करते हैं, हम पूरा 10 को वीडियो देख लेंगे, पूरा बुक पढ़ लेंगे, 5-6 बुक पढ़ लेंगे, हमको याद रहेगा कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि हम 5-6 बुक पढ़ रहे हैं याद हमको कुछ भी नहीं है। एक ही बुक पढ़ेंगे, हमको 5-10 क्वेश्चन याद ही नहीं करना, हमको एक ही क्वेश्चन याद करेंगे लेकिन उसको अच्छे से समझ लेंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन तो मेरा अच्छा रहेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन पढ़ लिया रहेगा हमको एक भी नहीं याद। उससे अच्छा है कि हम एक ही क्वेश्चन को पढ़े, एक ही क्वेश्चन को कम क्वेश्चन पढ़े और उसको बार बार रिवीजन करें। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, क्वेश्चन कम पढ़ेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं और उसको याद रखें। आपके 12th के लिए ये फॉर्मूला जो है अच्छे से काम करेगा। बस आपको कम पढ़ना भी ठीक है, जितना आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन एक और चीज़ करना है, पढ़ाई 2 तरीके से होता है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आप पूछेगा हार्ड वर्क किसे कहते हैं और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, तो अभी जो आपका टाइम है वो स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है। हार्ड वर्क मतलब कहने से मतलब होता है, जैसे हम मान के चलते हैं हिंदी का पहला चैप्टर क्या है, बातचीत है, हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और हिंदी का 2 चैप्टर है, उससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो अब जिस ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, जो पहला चैप्टर उस पर ना करेंगे, क्योंकि उससे 5 नंबर का आ नहीं रहा, बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम फोकस किस पे करेंगे, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर चाहिए, ठीक है ना। अभी नंबर के लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि एक महीने में आप क्या कर लीजिएगा, पूरा बुक पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जो स्मार्ट वर्क है वो ना करना होगा ताकि आपके अच्छे नंबर आए, क्योंकि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना था तो आप पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है, अब नंबर के लिए पढ़ना है। तो नंबर के लिए कैसे पढ़ना है, स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से पता रखना है। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला किस किस चैप्टर से आता है, 5 नंबर वाला किस किस चैप्टर से आता है, ये सब पता होगा तो हम 5 नंबर वाला को पहले कंप्लीट कर लेंगे। 5 नंबर किसी चैप्टर से मान के चले 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चैप्टर से 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर वाला चैप्टर पर हमसे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी लगे हुए हैं। अब 10 नंबर वाला चैप्टर को हम सोच रहे हैं वो तो पढ़ेंगे और बाद में छूट जाएगा। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर है उसको पढ़ना है। अभी आपको पता कैसे चलेगा ये किससे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, किससे कम नंबर के पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है ना। और उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना, वो भी आपको ऑलरेडी करवा दे चुके हैं। एक और वीडियो में 500 क्वेश्चन था, वो भी आप कर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे हिंदी के लिए, ठीक है ना। और भी सब्जेक्ट के लिए तो करवा ही चुके, लेकिन हिंदी के लिए 500 क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही करवा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के होम पेज पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो सब्जेक्टिव होगा इसके लिए भी आप लोगों को वीडियो आएगा, जिसमें कि आप लोगों को पहले मॉडल पेपर कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे 5 जो हिंदी के लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है वो 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 3 आपको बनाना रहता है, ठीक है ना, 3 बनाना रहता है। अब जो 3 क्वेश्चन रहता है ये किस किस चैप्टर से जैसे पूछा जाता है, गद्य खंड से। देखिए एक क्वेश्चन पहला चैप्टर से कभी पूछा ही नहीं जाता, वैसे मॉडल पेपर में इसमें दे दिया है 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन, लेकिन अधिकतर जो पिछले साल में एग्जाम में देखा गया कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो उसने कहा था कहानी, इससे एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ ले, या फिर पूछ ले क्या कहते हैं रोज कहानी से, या फिर जूठन चैप्टर से, या उदय प्रकाश की जो कहानी तिरछ है, इसी चैप्टर से 5 नंबर वाला पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही कम और सब चैप्टर से पूछा जाता है। अगर हमें पता है हल्का भी हिंट्स हो, या मैं रोज कहानी से अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाए, उसने कहा था कहानी से 5 नंबर वाला पूछा है, तो ये सब क्या है, उसने कहा था कहानी है, 2 मिनट में आप समझ सकते हैं कहानी को, इतना आसान कहानी है। रोज कहानी क्या है, 5 मिनट में समझ सकते हैं, इतना आसान कहानी है। अब सिर्फ कहानी समझ लिए रहेंगे, उसको कैसे शॉर्ट करके लिखना है वो तो आपसे हो ही जाएगा, शॉर्ट करके लिख दीजिए, आपका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। और आपको याद रखना है कि कम पढ़े और उसको बार बार रिवीजन करें, और आपको ये रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ करके आगे पढ़ते चलना है। इन्हें कि हम रट रहे कितना रटिएगा, रटने के बाद भूल जाएगा, इसलिए समझ के बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को समझना है, सिर्फ इसमें से सेम टू सेम यही पॉइंट नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है ये सब। प्रस्तुत पंक्ति जो है ये हमारे पाठ्य पुस्तक के ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित शीर्षक जूठन पाठ से लिया गया है। ये तो समझ गए, ये जो पंक्ति कहाँ से लिया गया पहले आपको बता चुके हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित जूठन पाठ जो है उससे इस पंक्ति को लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताने चाहते हैं कि मरे हुए पशु को उठाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, तो प्रायः लोग जल्दी एकत्र नहीं हो पाते, तब तक देर होने पर पशु वाले चिल्लाने लगते हैं और गाली
गालियाँ बकने लगते हैं। इसी की प्रतिक्रिया और में लेखक की टिप्पणी की है कि हम बड़े ही क्रूर समाज में रह रहे हैं। लोग हमारे काम को अहमियत नहीं मानते, न श्रम का कीमत देते हैं, उल्टे गालियाँ बकते हैं। यह श्रम की कीमत न देना और हमारी गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र है, ताकि हम दलित बनकर उनकी सेवा करते रहे, निचले स्तर के काम करें जो स्वयं नहीं कर सकते। वो काम हम दलितों से करवाते हैं। दलितों को दबाए रखने का उनका षड्यंत्र है। समझ गए? अभी आप लोगों को इसको याद भी करवा देते हैं ताकि आप कभी भूले ही नहीं। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन समझ गए थे ना कि क्वेश्चन कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि गांव में क्या होता है कि कोई पशु मर जाता होगा। आप लोग भी अधिकतर बच्चे गांव से होंगे तो देखते होंगे ना कि गांव में जब कोई पशु मर जाता है तो अधिकतर गांव में तो होता है कि वैसे कोई खुद से भी अपने गाँव घर के लोग उठा कर फेंक देते हैं वो पशु को, नदी में या कहीं पर भी जंगल में फेंक देते हैं या जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। और लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि दलित लोग जो होते हैं वो आते हैं, और दलित लोग जो होते हैं पहले तो आ जाते थे, अब जमा नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है कि लोगों को जमा करना पड़ता है उसके बाद, क्योंकि एक दो आदमी से तो होगा नहीं, कुछ उसके लिए 5 6 7 आदमी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, लोगों को एकत्र करने की जरूरत होता है। और पराया लोग जल्दी तो आ नहीं पाते, देर जब हो जाता है कि पशु वाला क्या होता है जिसके यहाँ पशु मर जाता है वो चिल्लाने लगता है, कहाँ थे, अभी तक मर गए, अभी तक नहीं आए, कहाँ रह जाते हो तुम लोग, इस तरह से चिल्लाने लगता है। ये क्या है, इस प्रतिक्रिया पर लेखक की टिप्पणी करते हुए कर रहे हैं कि हम बड़े ही क्रूर समाज में रह रहे हैं। नहीं, इस पर जो बात है इस पर टिप्पणी करते हुए बोलते हुए लेखक बोल रहे हैं कि कितने हम क्रूर समाज में रह रहे हैं। लोग हमारे काम की अहमियत को मानते हैं नहीं, न श्रम की कीमत देते हैं। इसी पर लेखक कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि हम एक तो इतना सुबह सुबह आते हैं, उनका जानवर फेंकते हैं, एक तो लोग एकत्र नहीं होते हैं, लोगों को एकत्र यानी इकट्ठा करके लाते हैं, उसके बाद वो हमें गालियाँ देते रहते हैं, हमें बात करते रहते हैं कि कहाँ रह गए, इस तरह से बात करते हो तो आपको पता है किस तरह से वो बोलते रहते हैं कि कहाँ रह गए, अभी तक कहाँ थे, इस तरह से बोलते हैं। इसी पर लेखक कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि क्रूर समाज में रह रहे हैं, न लोग हमारे काम को अहमियत देते हैं और न हमारी श्रम की कीमत देते हैं। यानी वो जो काम करे वो तो जानते हैं कि खुद से कर नहीं सकते, वो निचले स्तर के लोग आएंगे वही ये काम को करेंगे, तो उनको अहमियत न देना चाहिए कि आखिर वो हमारा काम कर रहा है। तो अहमियत तो देते हैं, न श्रम की कीमत देते हैं। अब जो काम कर दे उसका कुछ मूल्य तो होगा, उसका पैसा होगा या कुछ भी होगा, जो उस श्रम का कीमत होगा वो तो देना चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। उल्टे गालियाँ बकते रहते हैं, उल्टे गालियाँ बकते रहते हैं, कहाँ रह जाता मर जाता है, अभी तक नहीं आया, इस तरह से गालियाँ बकते रहते हैं। ये श्रम की कीमत न देना हमारी गरीबी को बनाने रखने का षड्यंत्र है। यानी लेखक कहना चाहते हैं वो जो हमारे श्रम का जो मेहनत करते हैं उसका मूल्य नहीं देते, उसका पैसा या जो भी उसका श्रम का कीमत हो वो हमें नहीं देते, ये उनका हमें गरीबी बनाए रखने का उनका षड्यंत्र है। हम गरीबी बने रहे, यही वैसा चाहते हैं वो, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं कि हम गरीब बने रहे, ऐसा वो लोग चाहते हैं। जो लोग पशु जिसके यहाँ फेंकने गए थे लेकर और वो उनको ऐसे डांट देता है, उनको श्रम की मूल्य नहीं देता है, लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि शायद वो हमें गरीब बनाए रखना चाहते हैं। क्यों बनाए रखना चाहते हैं? ताकि हम दलित बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम खुद अमीर, कोई गरीब है, गरीब कोई ऐसा काम क्यों करता है, पशु को फेंकने काम क्यों करता है? क्योंकि गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको हम पैसा दे देंगे वो अमीर हो ही जाएगा, तो क्या करेगा, ये सब काम तो करेगा ही नहीं। इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि वो हमें गरीब बनाए रखना चाहते हैं, ये उनका षड्यंत्र है, ताकि हम दलित बनकर उनकी सेवा करते रहें। निचले स्तर के काम जो स्वयं नहीं कर सकते वो हम दलितों से करवाते हैं। वो पशु को खुद से तो फेंक नहीं सकते लोग, इसलिए क्या करते हैं, उन दलितों को बुलवाते हैं, और दलित जो पशु फेंकते हैं उसके लिए उनको उस श्रम देते हैं, उस श्रम का मोल देते हैं, उल्टा गालियाँ बकते रहते हैं। यही दलित को दबाए रखने का उनका षड्यंत्र है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। आप खुद से बना करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना आप ऊपर वाला फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित जूठन पाठ से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बतलाते हैं, बस इतना आप समझ गए। अब इसके बाद आपको खुद से पूरा कहानी बना के लिखना है कि मरे हुए पशु जब मर जाता है उसको उठाने के लिए लोग जल्दी से आते नहीं हैं, आते भी हैं तो जल्दी एकत्र नहीं हो पाते, इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। जब देर हो जाता है जिसका पशु रहता है वो चिल्लाने लगता है, गालियाँ बकने लगता है। इसी पर लेखक बोलते हैं कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ पर हमारे काम की कोई अहमियत ही नहीं है, हमारे श्रम की कोई कीमत ही नहीं देता है, उल्टा गालियाँ बकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमें गरीब बनाए रखना चाहते हैं, ये उनका षड्यंत्र है। जो काम वो स्वयं नहीं कर सकते, वो यानी खुद नहीं कर सकते, वो हमें करवाते हैं, फिर भी हमको मोल नहीं देते काम का। ये सब खुद से लिख दीजिएगा, समझ गया ना। आप समझ गए होंगे जरूर, ठीक है ना। इसको एक बार बस इसका पीडीएफ लेकर के आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, इसको समझ ही गए होंगे। अब इसको क्या करना है, इसका आंसर आपको बता ही दिए, सिर्फ आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना और आपको याद हो ही गया होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आए क्वेश्चन तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। ये जो लाइन है ये काव्यखंड से लिया गया और किस चैप्टर से लिया गया? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग पाठ से लिया गया। पुत्र वियोग जो पाठ है जिसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसी चैप्टर से इसको लिया गया। सिंपल सा चैप्टर है, उसको थोड़ा आपको बता देते ताकि ये चैप्टर और ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो पुत्र वियोग चैप्टर है ना, इसमें
सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में लिखा गया कि उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसी के बदले में लेखिका ने इस चैप्टर को लिखा है पुत्र वियोग। पुत्र मतलब बेटा और वियोग मतलब उसके वियोग, पुत्र का वियोग है। इसी चैप्टर को सहते हुए लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है पुत्र वियोग चैप्टर को। उसमें लिखा है किस तरह से उनका छौना खो गया, यानी कि जो बेटा उनका छौना भी है, खिलौना भी है, उनसे खो गया है, वो उसकी मृत्यु हो गई है, आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो इसी के कारण से वो अब लौट नहीं सकता, वो दुख में है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसी पर वो चैप्टर लिखा गया, ठीक है ना। उसी चैप्टर का ये पॉइंट है कि फिर भी कुछ कोई न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, कोई कुछ नहीं कर सका। उनका खिलौना जो उनका बेटा था, उनको वो खिलौना भी कहते थे, वो उनका छिन गया उनसे। मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा, मतलब वो असहाय रही, विवश रही, वो कुछ नहीं कर सके और उनका बेटा मर गया, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का इस लाइन से यही कहना चाहती है। तो ये तो लिख ही दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग पाठ से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती है कि उनका पुत्र जो उनका खिलौना भी है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उनका पुत्र जिसे कि वो खिलौना भी कहती है, वो उनसे दूर हो गया, वो कभी लौटकर नहीं आएगा क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसी वजह से कवित्री जो है असहाय और विवश हो गई है, क्योंकि वह चाह कर भी अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते। देखिए सिंपल सा था कि उनका जो पुत्र है सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र, वो उनसे दूर हो गया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसी वजह से असहाय और विवश बैठी हुई है, क्योंकि वो चाह कर भी, अब तो मृत्यु जब उसकी हो गई तो चाह कर भी सुभद्रा कुमारी चौहान वो कुछ नहीं कर सकती है, उसको वापस ला नहीं सकती है, इसलिए वो असहाय और बस बैठी हुई है। समझ गए, यही था क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आशामय लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का एक स्वर्ण सा जन जन मित्र एक। क्वेश्चन है कि आशामय लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ण एक, जन जन का मित्र एक। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये लिया गया जन जन के चेहरा एक से पाठ से, और इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी आप लिखिएगा कैसे, इस तरह से फॉर्मेट लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित शीर्षक जन जन के चेहरा एक पाठ से लिया गया। अगर गजानन माधव मुक्तिबोध और शीर्षक जन जन चेहरा एक, इतना अगर आपके जो एग्जामिनर रहेंगे और इतना लिख देते हैं, इतना भी देख लेना, 2 नंबर आपको ऐसे ही दे देगा। 2 नंबर इसका मिलता है और 2 नंबर नीचे वाला का मिलता है, ठीक है ना। एक जो चैप्टर है उसका नाम लिखने से मिलता है और एक लेखक का नाम लिखने से आपका 1 नंबर मिलता है। 2 नंबर इस तरह से मिलता है, नीचे में जो आप जो भी लिखेगा उससे 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह मतलब नंबर न बता हुआ है, आप कुछ भी लिखेगा तो आप कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा, इसलिए छोड़ना तो है ही नहीं, अच्छे से लिख ही के आना है और पूरा लिखिएगा। छोड़ना क्यों है, पूरा लिखिएगा। अगर आप सिर्फ लेखक का नाम लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, सिर्फ अगर चैप्टर का भी नाम लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, मतलब किस चैप्टर से लिया गया। अगर दोनों लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा, और नीचे वाला पूरा बात लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से नंबर डिवाइड होता है। अब ये तो समझ गए कि इस चैप्टर से लिया गया, तो जन जन के चेहरा एक चैप्टर से लिया गया और उसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सूर्य की जो लाल किरण है यह अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ण के समान है। यानी कि जो कवि है वो इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सूर्य की जो किरण होती है ना, वो लाल किरण अंधकार का नाश करते हुए, अब सुबह आप देखिएगा कैसे एकदम पूरा अंधकार रहता है ना। अंधकार कभी कभी अंधकार नहीं भी रहता है, जो इजोरिया रात रहता है उसको छोड़ करके अंधकार पूरा रहता है। और जैसे सुबह होता है तो सूर्य की जो किरण आती है, जहाँ पर से सूर्य भगवान अब निकलता होगा पूरब की तरफ, सब देखिएगा सुबह पूरा अंधकार आता है, और एक क्या होता है, लाल किरण ऐसे निकलती है और पूरा वो जो अंधकार को चीर कर देती है, नाश कर देती है, मतलब अंधकार को चीर करके पूरा सूर्य भगवान निकल जाता है। उसी तरह का से लेखक बताना चाहते हैं कि सूर्य की जो लाल किरण है यह अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ण के समान है। यानी यही लेखक बताना चाहते हैं, कभी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सूर्य की जो लाल किरण है यह अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ण के समान है, ठीक है ना। वो तो आप देखते ही होंगे सुबह क्या होता है, सूर्य भगवान जो निकलते हैं तो कैसे अंधेरा रहता है, और पूर्व की ओर देखिएगा जैसे सूर्य निकलेगा पूरा आप देखिएगा सुबह एक बार उठ करके कैसे लाल किरण रहता है, वो लाल किरण अंधकार को नाश करते हुए निकल के आ जाती है और पूरा रोशनी छा जाता है। तो यही इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं। तो 4 क्वेश्चन था, 100% व्याख्या वाला 4 क्वेश्चन को आप लोग को करवा चुके हैं। 4 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए मॉडल पेपर का। अब बच गया आपका 2, क्या 2 बच गया, तो एक बच गया आपका लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 10 जिसमें क्वेश्चन है बनाने आपको 5 हैं, और एक बच गया आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही करवा चुके हैं जिसमें आपको 6 क्वेश्चन है और 3 बनाना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कल ये करेंगे और परसों इसको करेंगे, यानी कि जो 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, इस 10 क्वेश्चन को आप लोग को करवा देंगे। इसी 10 में से 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स ही है कि हर साल रहता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए, इसके बाद ये हो गया 6 क्वेश्चन रहेंगे दीर्घोत्तरीय में, जिसमें कि 3 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। इस तीनों क्वेश्चन को भी करवा देंगे, 6 क्वेश्चन को भी करवा देंगे ताकि ये भी आपसे बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को और भी चैप्टर का आंसर की देखना है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।